हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीटी का टॉपिक जो कि है मैट। मैंने इसका बुक प्रॉफिट कंप्यूटेशन का पहले भी वीडियो बनाया था, बट कंप्लीट चैप्टर नहीं था मैट का, जस्ट कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। आज बट मैंने पूरा चैप्टर को समराइज करने का कंसाइज वे में 4 पेजेस में नोट्स को कंप्लीट करने की कोशिश की है कि हम इजी वे पॉसिबल में इसे समझें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले वही है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। जल्दी से इसके थ्रू जाते हैं। जिन्होंने देख लिया हुआ है 2 मिनट वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं। इसमें मैंने 1-2 चीज़ और कुछ बेटर समझाने की कोशिश की है। तो कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट सेक्शन 115 JB, इसमें ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है कि मैट इक्वल्स टू 15% ऑफ बुक प्रॉफिट। मैट हम कैसे निकालते हैं? बुक प्रॉफिट का 15% प्लस क्या होता है, सरचार्ज प्लस HEC 4%। सरचार्ज का 2 रेट्स होता है, 7% और 12%। 7% जब बुक प्रॉफिट होता है 1 करोड़ से ज़्यादा तब सरचार्ज लगता है 7% का, और जब बुक प्रॉफिट होता है आपका 10 करोड़ से ज़्यादा तब सरचार्ज लगता है 12%। ये चीज़ें हमें कुछ याद रखनी पड़ेगी। और ये वाला किसके लिए है? ये इंडियन कंपनी के लिए है। फॉरेन कंपनी के लिए सरचार्ज 2 और 5% हो जाता है, ठीक है। बेसिकली इंडियन कंपनी का ये है। तो हमारा मोटिव क्या है इस चैप्टर में? बहुत ईजी है। कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट अगर आप देख लें ईजी वे पॉसिबल में, तो बहुत ज़्यादा इजीली सम सॉल्व होगा और कहीं पर भी गलती नहीं होगा और इसमें पूरा मार्क्स आएगा। तो मतलब इतना अच्छा से आई थिंक ये हम पढ़ने के बाद आपका हो जाएगा कॉन्फिडेंस कि ये क्वेश्चन आया तो सबसे पहले करना है, वैसा इतना कॉन्फिडेंस। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट दे दिया रहेगा, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें हम क्या ऐड करेंगे और लेस करेंगे भी देखते जाएंगे। ऐड ऑल द प्रोविजंस, जितना भी प्रोविजंस दिया होगा उसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो देखेंगे आगे कितना। ऑल द प्रोविजंस ऐड इनकम टैक्स, डेफर्ड टैक्स, डाउटफुल डेब्ट, unascertained liability, contingent liability, provision for loss of subsidiary, dividend, proposed dividend, पेड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। ये जितने भी मतलब प्रोविजन वर्ड जब देखते हैं ना, कोई भी चीज़ का प्रोविजन बनाया हुआ है वो सब कुछ ऐड हो जाता है। ये जितनी भी चीज़ हैं ऐड हो जाएंगी, एक्सेप्ट कौन सा प्रोविजन या ऐड नहीं होगा? प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन। कोई भी हम अगर देखते हैं एक्चुअल वैल्यूएशन में कोई भी प्रोविजन बनाया हुआ रहेगा वो हो जाएगा एसर्टेन्ड लाइबिलिटी। हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, कौन सा प्रोविजन ऐड होगा? अनएसर्टेन्ड लाइबिलिटी ऐड होगा। बट जब ये एसर्टन हो गया, एक एक्चुअल वैल्यूएशन हो गया, मतलब उस लाइबिलिटी को हम एसर्टन कर सकते हैं। तो जब भी आप देखेंगे कोई भी चीज़ एक्चुअल वैल्यूएशन के ऊपर बेस है, कोई भी प्रोविजन एसर्टेन्ड लाइबिलिटी वर्ड है, तो इट विल नॉट बी एडेड बैक। रेस्ट ऑल द प्रोविजंस विल बी एडेड बैक। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, एट ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न इनकम, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल द नोशनल लॉसेज, जैसे कि SPV स्पेशल पर्पज व्हीकल वगैरह का कोई भी लॉस है वो हम ऐड कर देंगे। एट ऑल द रिजर्व्स क्रिएटेड, दैट इज अमाउंट एडेड टू द रिजर्व। एग्जाम्पल, रिजर्व फॉर एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। ओके, कोई भी रिजर्व्स हम बनाए हैं या फिर हम लिखा हुआ है कि अमाउंट ऐड किया गया है रिजर्व में, एक रिजर्व फॉर्म हो रहा है तो उस रिजर्व को हम ऐड कर देंगे। ये मैंने एक एग्जाम्पल बता दिया। ऐड डिप्रिसिएशन एज इट इज एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस। जितना भी डिप्रिसिएशन दिया होगा सीधा उठा के ऐड कर देना है हमें। अब लेस क्या करेंगे? लेस आ जाएगा। अब लेस में डिप्रिसिएशन भी लेस होगा, बट कौन सा डिप्रिसिएशन लेस होगा? ये डिप्रिसिएशन जो हमने ऐड किया था उसमें से हम माइनस कर देंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व का डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल अगर ले लीजिए, डिप्रिसिएशन एज पर प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 5 लाख, उसमें से डिप्रिसिएशन बता दिया है कि ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन है 2 लाख, तो कितना लेस होगा? 5 लाख माइनस 2 लाख। ये देखिए मैंने दिखा दिया है। बुक प्रॉफिट दे दिया होगा, एड डेप्रिसिएशन एज प्रॉफिट एंड लॉस 5 lakhs, लेस डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन दैट इज 3 lakhs। 5 lakhs से 2 lakhs माइनस कर देंगे, मतलब 3 लाख टोटल माइनस होगा, तो ये हमारा 5 लाख माइनस 3 लाख हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, लेस हो जाएगा एग्जेम्प्ट इनकम। कोई भी इनकम अगर एग्जेम्प्ट है तो उसे हम लेस कर देंगे, वो चार्जेबल ही नहीं है हमारा, वो बुक प्रॉफिट से हट जाएगा। एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल इनकम जैसे है अंडर सेक्शन 10(1). लेस अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम रिजर्व्स, रिजर्व से जितना भी अमाउंट विदड्रॉ किए हैं, बट इसका एक लिमिटेशन भी है, अप टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। मैंने वो नोट्स में भी लिख दिया है, आगे भी पढ़ेंगे, बट अभी भी एक बार बता दी कि जो भी रिजर्व से हम अमाउंट विदड्रॉ करेंगे वो लिमिट क्या है? रिवैल्यूएशन रिजर्व तक का।
देखेंगे, डिस्कस करेंगे। लेस ऑल नोशनल गेन्स, जितना भी, जैसे कि हम ऑल नोशनल लॉसेस जो है ऐड बैक कर दिए थे एसपीवी का जैसे एग्जांपल, वैसे ही लेस कर देंगे जितने भी नोशनल गेन्स हुए होंगे। और लास्टली क्या लेस होगा, लोअर ऑफ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस और अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन और हमारे पास बिजनेस का कोई भी लॉस होगा, उन दोनों में से जौन सा लोअर होगा फिगर वो हम लेस कर देंगे। एग्जाम्पल 5 लाख रुपए और अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन 7 लाख, तो 5 लाख और 7 लाख में से लोअर कौन सा होगा, 5 लाख, तो हम 5 लाख लेस कर देंगे। ठीक है, तो इससे ये हमारा 99% एडजस्टमेंट्स ऑलमोस्ट कवर कर लेता है और इससे हमारा बुक प्रॉफिट बहुत इजीली, बस खाली आप एग्जाम से पहले एक दिन भी ये चार्ट देख लीजिए ना तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी तो हम क्वेश्चंस करेंगे ही नेक्स्ट वीडियो में, तो कोई भी अगर आपका डाउट रहेगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम इम्पॉर्टेंट, यहाँ से सर कुछ नोट्स है, फटाफट देखते जाएंगे। लास्ट हम जो पढ़े थे कि ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस या बिजनेस लॉस और अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन का लोअर हम माइनस करते हैं बुक प्रॉफिट में अराइव करने के लिए, और ये जो बुक प्रॉफिट होता है ये एज पर एएस होता है। इन एएस में एडिशनल एडजस्टमेंट्स ये तो होंगे ही, एडिशनल होंगे, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले कुछ नोट्स देखते हैं इंपॉर्टेंट। पहला, इन केस ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 ऑफ आईबीसी मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो हम लॉ में भी पढ़ते हैं, बोथ बिजनेस लॉस एंड डिप्रिसिएशन विल बी डिडक्टेड एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट और कंपनीज एक्ट। ठीक है, यानी कि other than this, if normally we see कि हम डिडक्ट क्या करते हैं, लोअर ऑफ बिजनेस लॉस या अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन, we deduct lower of the two, but in case of IBC when an application is submitted in IBC में कंपनी को IBC में वो चार्ज हो गया है, मतलब उसके लिए एप्लीकेशन दिया गया है और वो IBC के अंडर वो कंपनी चली गई है, तब हम उस केस में क्या करेंगे, दोनों ही बिजनेस लॉस और डेप्रिसिएशन दोनों डिडक्ट करेंगे, दोनों का टोटल। जैसे हम लोअर ऑफ किए थे, मेरे एग्जांपल में तो 5 लाख और 7 लाख, लोअर कौन सा 5 लाख माइनस किए थे, बट नहीं, अगर हम देखते हैं आईबीसी में कंपनी आ चुका है तो 5 + 7 दैट इज 12 लाख माइनस होगा। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है, बिजनेस लॉस 1 लाख, अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन 4 लाख, टोटल 5 लाख हमारा डिडक्ट हो जाएगा। और उसका बी बिट क्या है, 1 का बी, company, its subsidiary and subsidiary of its subsidiary where tribunal has suspended the board of such company under section 241 and 242 of said act। एक कंपनी जिसका ट्रिब्यूनल जिसका बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है, तो उस कंपनी के केस में भी बिजनेस लॉस और अब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन दोनों ही लेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विड्रॉल फ्रॉम रीवैल्यूएशन रिजर्व will be less restricted to the extent of depreciation on account of revaluation of assets। वही मैं आपको अभी जस्ट बोल रही थी जो हमने पढ़ा था कि अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व्स, ये वाला पॉइंट में कि एग्जाम्पल देखिए, सपोज ये वाला अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व्स है, हमारा दिया हुआ है 7 लाख, ठीक है, और पर डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन कितना दिया हुआ है, 3 लाख। तो मतलब कि हम अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व्स में से 7 लाख माइनस नहीं कर सकते, लिमिटेशन है हमारा, जितना रीवैल्यूएशन में जितना अमाउंट है वहीं तक, यानी कि 3 लाख ही माइनस होगा। यहाँ पर भी अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व्स में इन लिमिटेशन आ जाएगा इस 3 लाख का। इसमें अगर सपोज इसमें होता 12 लाख रुपए और हमारा तब होता अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व 7 लाख, तब वेल एंड गुड, बिकॉज रीवैल्यूएशन का हमारा लिमिट है 12 लाख, तो हमारे पास बहुत लिमिट है, तो हम 7 लाख पूरा ही माइनस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, फॉर बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ये तीनों कंपनी के लिए प्रॉफिट टू बी कंप्यूटेड एज पर द रेस्पेक्टिव एक्ट। इसके हिसाब से जो भी इनका रेस्पेक्टिव एक्ट है उस हिसाब से ही हम प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मैट इज नॉट एप्लीकेबल टू, किसको, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ खाली था इंश्योरेंस कंपनी के बारे में हम बोल रहे थे कि प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करेंगे, यानी कि मैट एप्लीकेबल है इस पर, बट लाइफ इंश्योरेंस पे मैट एप्लीकेबल नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में डोमेस्टिक कंपनी अंडर सेक्शन 115BAA, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अंडर सेक्शन 115BAB अंडर न्यू टैक्स रिजीम, ये सब न्यू टैक्स रिजीम जो आया है उसके अकॉर्डिंगली है, तो इन सब पे मैट एप्लीकेबल नहीं होता। अगर कोई कंपनी चूज़ करता है ये सेक्शंस में अपना टैक्सेबिलिटी में मतलब टैक्स पे करने का एप्लीकेबिलिटी अपना ये सेक्शंस में चूज़ करता है, तो उस पर मैट एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, मैट इज लाइबल टू ओनली कंपनीज एंड नॉट टू अदर एंटिटीज, लाइक मतलब मैट इज एप्लीकेबल टू ओनली कंपनी, सारी कंपनीज, चाहे फॉरेन कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो, पब्लिक प्राइवेट, एवरी कंपनी, मैट इज
लाइबल टू एवरी कंपनी बट नॉट टू अदर एंटिटीज, यानी कि इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, AOP, BOI, इन सब पे मैट नहीं लगेगा। मैट सिर्फ किस पे लगेगा? मैट लगेगा खाली कंपनीज पे। नेक्स्ट, वेयर यूनिट ऑफ एसएससी इज लोकेटेड इन IFSC, IFSC पे जब कोई यूनिट लोकेटेड है तो उस पर मैट जो अप्लाई होगा 9% के रेट से, मैंने कंसेशनल रेट यहाँ पर लगाएंगे। नॉर्मली हमारा क्या है 15%, बट इस केस में हमारा 9% लग जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है हमें ये। Next, if company is liable to MAT provisions, then it is liable to pay advance tax interest under section 234 ABC. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट और इनकम टैक्स, DDT, सरचार्ज, एजुकेशन सेस विल बी एडेड बैक, इनकम टैक्स पेनल्टी विल नॉट बी एडेड बैक। हम जो पढ़े थे कि जो हम ऐड बैक करते हैं सारे प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स वगैरह वो सब, उसमें इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, DDT, सरचार्ज, ये सब भी ऐड बैक होगा। लेकिन अगर आपको दिया होगा इनकम टैक्स पेनल्टी तो वो ब्रीच ऑफ लॉ है, पेनल्टी जो है इनकम टैक्स का, तो वो हमारा ऐड बैक ये मतलब इनकम टैक्स पेनल्टी जो है वो हमारा ऐड बैक नहीं होगा। ठीक है, तो खाली ये सभी ऐड बैक होगा। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखेंगे इसका फर्दर कंटिन्यूएशन जो कि है एडिशनल एडजस्टमेंट टू बी मेड इन बुक प्रॉफिट अंडर IND-AS। IND-AS में हमें क्या एडिशनल और एडजस्टमेंट करना होता है वो देखेंगे बुक प्रॉफिट का। तो बुक प्रॉफिट एज पर हम अभी AS के हिसाब से जो कंप्यूट करके देखे थे, ठीक है, बुक प्रॉफिट कैसे करते हैं, उसमें हम ऐड और लेस एडिशनल एडजस्टमेंट्स जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो 3 है बेसिकली। यहाँ मैंने ऐड का 3 लिख दिया है, ये लेस का 3 लिख दिया है कि आप कंपैरिजन भी कर सको, बगल बगल में रहने से इजी रहेगा याद रखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला, आइटम्स क्रेडिटेड टू OCI दैट इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड नॉट टू बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस। और लेस में आइटम्स डेबिटेड टू OCI एंड नॉट टू बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये एक्चुअली होता क्या है, मतलब हम लोग बेसिकली बुक प्रॉफिट जो है किससे मतलब कंप्यूट करते हैं, P&L से। हमेशा हमारा नेट प्रॉफिट एज पर P&L लेते हैं, उस पर ऐड और लेस करते हैं। पर ये बोल रहा है जब जो आइटम्स OCI में तो जाता है पर उसको हम और फिर P&L में वापस नहीं भेजेंगे, जो अगर रिक्लासीफाई हो जाता है, यहाँ पर नॉट टू बी रिक्लासीफाई है, अगर रिक्लासीफाई हो जाता है P&L में तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो आइटम्स जो कि रिक्लासीफाई नहीं होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, सिर्फ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ही दिखता है, उसको हमें यहाँ पर ऐड या लेस करना है, क्योंकि इस पर हमें अभी ही मैट चार्ज करना है, कंप्यूट करना है, वरना वो तो P&L में जाएगा ही नहीं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि P&L में तो जाएगा ही, उसके हिसाब से उसके बाद कर लेंगे, नहीं। सो वट एवर आइटम्स आर क्रेडिटेड टू OCI विल बी एडेड बैक एंड वट एवर आइटम्स डेबिटेड टू OCI विल बी डिडक्टेड, लेस कर देंगे इसे। ठीक है, बट इसका भी एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन? चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स एज पर IND-AS 109, रीवैल्यूएशन सरप्लस फ्रॉम एसेट। ये दोनों को हमको कुछ नहीं करना है, इग्नोर मारना है, इग्नोर। ठीक है, ये वाले दोनों को हमको ऐड और लेस करना है अकॉर्डिंगली, और इसको एक्सेप्शन को इग्नोर कर देना है। नेक्स्ट क्या है? अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश एसेट्स टू शेयर होल्डर्स इन डीमर्जर। जो डेबिट हो रहा है उसे ऐड कर देंगे, और जो क्रेडिट हो रहा है P&L पे उसे हम लेस कर देंगे। ये हो क्या रहा है? डेबिट हो रहा है P&L में, मतलब यहाँ लॉस हो रहा है। जब डीमर्जर में नॉन कैश एसेट शेयर होल्डर को ट्रांसफर होता है, कंपनी का डीमर्जर हो रहा है, मतलब सपोज पार्ले जी और ब्रिटानिया कंपनी है, पार्ले ब्रिटानिया एक कंपनी है, वो खाली पार्ले और ब्रिटानिया दो अलग अलग कंपनी बन जाएगा। एग्जाम्पल हीरो होंडा ले लेते हैं ना, हीरो होंडा एक कंपनी है, फिर वो डीमर्ज होकर हीरो और होंडा बन रहा है। तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है नॉन कैश एसेट्स का, उसमें सपोज जब हम शेयर होल्डर्स को देते वक्त हमें लॉस होता है तो वो चीज़ को हम यहाँ ऐड कर देंगे, और अगर गेन हो रहा है तो वो चीज़ को हम यहाँ लेस कर देंगे। लॉस टू बी एडेड बैक, गेन टू बी सब्सट्रैक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, बस एज इट इज़ ये 3-4 चीज़ है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान गए, अब बस आपको ध्यान रखना है कैसे ऐड करना है, क्या लेस करना है, क्योंकि उस समय इतना दिमाग लगाने का टाइम ही नहीं होगा एग्जाम के 3 घंटे में। थर्ड पॉइंट है 1/5 ऑफ द ट्रांजेक्शन अमाउंट ऑन कन्वर्जेंस डेट, दैट इज द क्रेडिट बैलेंस। एंड यहाँ पर हमें लेस क्या करना है? 1/5 ऑफ द ट्रांजेक्शन अमाउंट ऑन कन्वर्जेंस डेट, दैट इज द डेबिट बैलेंस।
अभी कन्वर्जेंस डेट क्या होता है, ट्रांजेक्शन अमाउंट क्या होता है, जिसका हमें 1/5 करना है। 1/5 करना है, ये तो समझ में आ गया। अगर 5 लाख है तो 5 लाख बाय 5 1 लाख, मतलब 1 लाख हर साल ऐड होगा पहला 5 साल तक, और यहाँ पर 5 साल तक लेस होगा, जैसा केस होगा। क्रेडिट बैलेंस होने से ऐड हो जाएगा, डेबिट बैलेंस होने से लेस हो जाएगा, ये तो हम समझ गए। बट होता क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कन्वर्जेंस डेट क्या है। जिस दिन NDAS एप्लीकेबल होता है उस दिन हम कन्वर्जेंस डेट बोलते हैं। मतलब एक कंपनी AS के में चल रहा होगा, AS फॉलो करता होगा, अब वो जिस दिन चेंज करता है NDAS में, चेंज फ्रॉम AS टू NDAS, दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट NDAS रिपोर्टिंग पीरियड, दैट इज नोन एज द कन्वर्जेंस डेट। एंड नाउ वी विल नो कि अब हम जान लेंगे कि ट्रांजेक्शन अमाउंट क्या होता है। तो देखते हैं ट्रांजेक्शन अमाउंट ऑन कन्वर्जेंस डेट क्या होता है, जिसका हम 1/5 करते हैं। अग्रीगेट अमाउंट एडजस्टेड इन अदर इक्विटी ऑन द कन्वर्जेंस डेट बट एक्सक्लूड। अदर इक्विटी में जो अमाउंट है वो सबको लेंगे, पर इसमें एक्सक्लूड क्या क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। दूसरा रिवैल्यूएशन सरप्लस फ्रॉम एसेट। तीसरा चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एज पर इंड AS 109। ये दो और थर्ड पॉइंट को देख के आपको कुछ याद आ रहा है, जस्ट हम अभी देखे थे, ये देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन में पढ़े थे, वही दो पॉइंट भी यहाँ पर एक्सक्लूशन दिखा रहा है ट्रांजेक्शन अमाउंट में भी, तो ये दोनों को कर देंगे। फिर अमाउंट एडजस्टेड टू OCI बट सब्सिक्वेंटली रीक्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस, वो यहाँ नहीं लेंगे। उसमें हम पढ़े थे नॉट टू बी रीक्लासिफाइड, अभी जस्ट पढ़े थे जो एड और लेस में, नॉट टू बी रीक्लासिफाइड यहाँ पर, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लासीफाई होगा, उस अमाउंट को नहीं लेंगे। अमाउंट एडजस्टेड टू OCI बट सब्सिक्वेंटली रीक्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस। फिर एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू तीन चीज़, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर। तीसरा ट्रांसलेशन डिफरेंस ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। इन तीनों का एडजस्टमेंट्स भी एक्सक्लूड कर देंगे, ये सारे एक्सक्लूशंस हैं, ठीक है। अग्रीगेट अमाउंट ऑफ इन अदर इक्विटी से सारे कुछ एक्सक्लूड कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा ट्रांजेक्शन अमाउंट। यही ट्रांजेक्शन अमाउंट का हमें 1/5 करना है। 1/5 ऑफ द ट्रांजेक्शन अमाउंट ऐड हो जाएगा, और अगर डेबिट बैलेंस रहेगा तो लेस हो जाएगा। आई होप NDAS का जो एडजस्टमेंट है 3 का ध्यान रहेगा, इसीलिए मैंने साइड करके इसलिए लिखा है कि हमें ये चीज़ ध्यान रखने में ईजी हो। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है ये सेक्शन 115 JAA मैट क्रेडिट। मैट क्रेडिट क्या होता है, आगे हम जानते हैं कि कंपनीज पे टैक्स एट द रेट हायर ऑफ। कंपनी टैक्स किस में देता है, नॉर्मल इनकम टैक्स निकला और मैट के हिसाब से टैक्स निकला, उन दोनों में से हायर ऑफ द टू जो होता है उस पर कंपनी टैक्स देता है। अब हम देखते हैं व्हेन मैट इज मोर देन नॉर्मल टैक्स। मैट के हिसाब से आपका टैक्स निकला है 5 लाख रुपए, नॉर्मल टैक्स निकल रहा है 4.5 लाख रुपए, तो मैट के हिसाब से जब ज़्यादा होता है, जब हम मैट के हिसाब से ज़्यादा पे कर रहे होते हैं तो हमें मैट क्रेडिट मिल जाता है। ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैट क्रेडिट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, करेक्ट। अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे उसके रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए टैक्स एज पर मैट है, नॉर्मल टैक्स का कॉलम है, टैक्स पेबल है, एडजस्टमेंट मैट क्रेडिट और एडजस्टमेंट ऑफ मैट क्रेडिट है, एक्चुअल टैक्स पेड और मैट क्रेडिट, ये हमारे सारे कॉलम्स है। स्टार्ट करते हैं। अगर सपोज मैट के हिसाब से हमारा टैक्स कितना हुआ 50,000 रुपये, नॉर्मल टैक्स क्या हुआ, ये वाला आप ध्यान दीजिए क्योंकि ये लास्ट वाला आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क दिया है कि क्या आंसर होगा, ठीक है। तो मैट के हिसाब से टैक्स 50,000 रुपया, नॉर्मल टैक्स हम दे रहे हैं 30,000 रुपीज़। टैक्स पेबल क्या होगा, वी नो हायर ऑफ द टू, 50,000 और 30,000 में ज़्यादा क्या है 50,000, यानी कि हम टैक्स पे करेंगे 50,000। फिलहाल तो एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, हमारा पहला ट्रांजैक्शन हो रहा है तो मैट क्रेडिट आएगा ही कहाँ से, तो यहाँ पर तो ब्लैंक। एक्चुअल टैक्स पेड वही 50,000, पर यहाँ मैट क्रेडिट आएगा कि नहीं, ऑफकोर्स आएगा। वाई, बिकॉज हमने मैट ज़्यादा पे किया है नॉर्मल टैक्स से। हम जानते हैं व्हेन मैट इज जस्ट अभी देखे थे, व्हेन मैट इज मोर देन द नॉर्मल टैक्स मैट क्रेडिट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो यहाँ 50,000 30,000 तो मैट क्रेडिट आ गया, डिफरेंस ऑफ द टू 50,000 माइनस 30,000, मतलब हमने 20,000 ज़्यादा रुपया पे किया है एज पर मैट, तो यहाँ पर हमें मैट क्रेडिट उस 20,000 का मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो मैट क्रेडिट मिल गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट ईयर में आप देखोगे, ये पहला ईयर 1 का था, फिर नेक्स्ट ईयर 2 में आप देखोगे, लिख लेते हैं, ये है ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3, 3 ईयर है। तो नेक्स्ट ईयर हम देखते हैं 1,20,000 रुपये, ठीक है।
आपका एज पर मैट आप टैक्स पे कर रहे हो, नॉर्मल टैक्स आ रहा है आपका 1,50,000, तो हमको एक्चुअल टैक्स पेबल कितना है, हायर ऑफ द टू, जो कि है इस बार 1,50,000, 1,20,000 और 1,50,000 में हायर कौन सा है, 1,50,000, तो हम टैक्स पे कर दिए। अगर हमारे पास कोई क्रेडिट है मैट का प्रीवियस पीरियड में तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। इस पीरियड में तो हमारा मैट क्रेडिट नहीं निकलेगा क्योंकि नॉर्मल टैक्स ज़्यादा है, हमारा मैट क्रेडिट तो तभी निकलता जब मैट ज़्यादा होता, तो हम हमारा मैट क्रेडिट पुराना एडजस्ट कर लेंगे जो हमने ज़्यादा पे किया था। तो 1,50,000 से मैट क्रेडिट यहाँ आ जाएगा 20,000 का, एडजस्ट हो जाएगा। अब एक्चुअल टैक्स हम कितना पे करेंगे, 1,30,000, और इस साल तो हमें कुछ मैट क्रेडिट नहीं मिलेगा बिकॉज इस बार तो टैक्स ज़्यादा है नॉर्मल वाला, तो यहाँ पर ब्लैंक। अब थर्ड ईयर आया, मैट के हिसाब से टैक्स दिए 2 लाख का, नॉर्मल टैक्स दिए 1,10,000 का, टैक्स पेबल क्या होगा, हायर ऑफ द टू दैट इज 2 लाख। अब इसमें यहाँ पर कुछ क्रेडिट था क्या जो एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं है, तो टैक्स पेबल 2 लाख, एक्चुअल टैक्स पेड इज 2 लाख। तो यहाँ पर क्या मैट क्रेडिट आएगा या नहीं आएगा आपको बताना है, और अगर आएगा तो कितना आएगा, ये आपको ये चीज़ बताना है कमेंट सेक्शन में। कोई अगर कमेंट पहले कर दिया है तो आपको उसको नहीं देखना है, आपको अपना आंसर बताना है, ठीक है। ये वाला गया यहाँ पर, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। नेक्स्ट, अब इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट, मैट क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज टू द एक्सटेंट नॉर्मल टैक्स एक्सीड्स मैट, ठीक है, कि मतलब अगर आपका मैट क्रेडिट ज़्यादा भी हो तभी भी हम उतना ही यूटिलाइज करेंगे जितना हमें ज़रूरत होगा। मतलब क्या है, एग्जाम्पल ये जो था एक बार भूल जाइए, एग्जाम्पल मैट क्रेडिट यहाँ पर 50,000 है, राइट, तो नेक्स्ट ईयर हम जब देखते हैं हमारा 1,20,000, 1,50,000, टैक्स पेबल क्या हो जाएगा 1,50,000 हायर ऑफ द टू, तब हम हमारा मैट क्रेडिट हम जो 50,000 का है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो हम नॉर्मल टैक्स के हिसाब से ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो डिफरेंस कितना का है 30,000, तो यहाँ पर हम सिर्फ 30,000 ही लेंगे जितना उनका एक्सटेंट नॉर्मल टैक्स एक्सीड्स मैट। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारे पास तो 50,000 का मैट क्रेडिट है पूरा यूटिलाइज कर लेते हैं, नो, जितना एक्सीड करता है, जितना हमारा नॉर्मल टैक्स एक्सीड करता है मैट से, दैट इज 1,50,000 एक्सीड्स 1,20,000, दैट इज 30,000 एक्सीड करता है ज़्यादा, उतना का ही हम मैट क्रेडिट एडजस्ट करेंगे, ना कि हम ये नहीं बोलेंगे कि पूरा 50,000 एक्सीड, मतलब पूरा 50,000 को एडजस्ट कर लें, ये है इसका मतलब, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, मैट क्रेडिट कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अप टू 15 असेसमेंट ईयर्स, 15 असेसमेंट ईयर्स तक हमें मैट क्रेडिट आगे लेने का, कैरी फॉरवर्ड करने का और सेट ऑफ करने का अलाउड है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, इन केस ऑफ कन्वर्शन ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी टू LLP, मैट क्रेडिट वुड नॉट बी अलाउड टू LLP। जब एक कंपनी अनलिस्टेड कंपनी कन्वर्ट होता है LLP, तो जो मैट क्रेडिट बचा होगा उस कंपनी के पास, भले ही और आगे हमें ईयर्स हमारा सारा ख़त्म नहीं हुआ हो, 15 असेसमेंट ईयर्स जो चल रहा है, टाइम और है, बट जो वो LLP में कन्वर्ट हो चुका है तो LLP को मैट क्रेडिट नहीं मिलता है, तो मैट क्रेडिट वुड नॉट बी अलाउड टू अ कन्वर्टेड कंपनी इनटू LLP। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो डू हिट द लाइक बटन, एंड आई थिंक मुझे ओशन अबव माई हेड ने कहा था, तो आई होप कि आपको इसमें हेल्प मिला और बाकी सब जो भी देख रहे हैं उन्हें भी समझ में आया। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू कमेंट, इट विल बूस्ट माई मोरल एंड आई विल मेक सच कंटेंट। और इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।